नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। योग से यूं तो दुनिया का परिचय करीब 2 सदी पहले ही हो चुका था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर जब एक तारीख मुकर्रर की गई तो ये भारतीयता का जश्न है, ये राष्ट्रीयता का जश्न है। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उस जश्न से पहले स्वामी जी, चूंकि विवाद इतने उठ जाते हैं, मैं जानना चाहती हूँ योग का धर्म क्या होता है? योग का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। योग एक जीवन पद्धति है, एक जीवन शैली है, एक संतुलित वैज्ञानिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी साइंटिफिक यूनिवर्सल और सेक्युलर प्रैक्टिस है योग। और ये तो मैं नहीं, अब तो यूएस के एक बड़ी अदालत का भी फैसला है कि योग एक सेक्युलर प्रैक्टिस है। तो योग एक लाइफस्टाइल है। यदि उसको ज़िंदगी से जोड़ करके कहें, उसको मेडिकल साइंस से जोड़ करके कहें, तो ये कंप्लीट मेडिकल साइंस है। अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। जहाँ आधुनिक विज्ञान की हदें खत्म हो जाती है, वहाँ से योग शुरू होता है। इसलिए इसको हमारे यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहा जाता है। तो ये पराविद्या माने बियॉन्ड द मेडिकल साइंस, उससे भी ऊपर की चीज़ है। तो इसलिए योग के साथ किसी मजहब को जोड़ना ठीक नहीं। और ख़ास करके भारतीय मुसलमान, उनको तो गौरव होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पुरखे तो अलग नहीं थे। योग और हिंदुत्व कहीं जाकर जुड़ते हैं? देखिए, योग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें हिंदुत्व कहीं शब्द आता ही नहीं। योग शुरू होता है श्वेता ऋग्वेद से, और उसके आदि प्रवक्ता माने प्रथम गुरु हिरण्यगर्भ हैं। उसके बाद महर्षि पतंजलि आते हैं, उसमें भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान महावीर, नानक देव आते हैं। बाइबल में और कुरान में भी योग की शिक्षाएं आती हैं। आपको खास ये बात बताना चाहता हूँ कि कुरान और बाइबल में कहीं पर भी योग का विरोध नहीं आती। तो योग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस, एकत्व, वननेस, ये जो मूल प्रिंसिपल्स हैं, प्रेम का, करुणा का, सेवा का, ये तो सारा योग का बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। सूर्य नमस्कार को लेकर क्यों इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल श्वेता, मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार नाम की कोई योग की क्रिया न वेदों में है, ना योग के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, भारतीय दर्शन में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, हठ योग संहिता, घिरण्य संहिता, हठ प्रदीपिका, शिव सूत्र, वशिष्ठ संहिता, शिव, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं। ये एक फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, एक परंपरागत व्यायाम है। तो इसमें सूर्य को नमस्कार से कोई प्रणाम से कोई मतलब ही नहीं है। यदि सूर्य नमस्कार शब्द का अर्थ भी देखा जाए तो सूर्य माने सूर्य ऊर्जा का जो स्रोत है। नमः के 3 अर्थ होते हैं संस्कृत में। एक नमः का अर्थ होता है पोषण, दूसरा नमः का अर्थ होता है वज्र, तीसरा नमः का अर्थ होता है किसी को प्रणाम करना। तो इस सूर्य नमस्कार में सूर्य समम वज्रम करोति, सूर्य समम पोषणम करोति, तत् सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार माने सूर्य के समान जो शरीर को वज्र बना देता है, वज्र कार्य माने करणम। तो सूर्य के समान शरीर को वज्र बनाने वाला, पोषण देने वाला कोई एक व्यायाम है। उसका आप सूर्य की तरफ मुंह करके कर लो, आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी मुंह करके कर लो। और यदि पूर्व पश्चिम की तरफ नहीं तो आप मतलब कहीं पर भी ब्रह्मांड में हो, ऊपर नीचे, आप किधर भी मुंह कर लो। मैगी को लेकर क्या विवाद है? क्या वाकई आप एक नूडल्स लेकर आ रहे हैं जिसमें MSG नहीं होगा? हाँ, ये बात सही है। मैं मानता हूँ कि MSG नहीं होना चाहिए, लेड नहीं होना चाहिए, और भी जितने भी हानिकारक जो, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, आजकल तो हमारे फूड में बहुत तरह से आ ही रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से अन्न, शाक सब्जियां, फल, दूध, घी सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है। उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़्यादा मात्रा आ चुकी है, और वाटर, सॉयल, एयर सब कुछ पॉल्यूटेड है। ऐसे में हम जितना भी पॉल्यूटेड आहार से बचें उतना ही अच्छा है ना। लेकिन और मैं तो मैं फास्ट फूड का, कोल्ड ड्रिंक्स का, आपने सुना होगा, मैंने ही सबसे पहले कहा था ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और मैं मानता हूँ कि नहीं, फिर वो जो तस्वीरें चल रही हैं सोशल मीडिया में, वो तो देखो लोगों ने गलत चलाई हुई है कि पतंजलि के ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, और वो सारे हेल्दी प्रोडक्ट हैं। मैं मैदा का भी विरोधी हूँ। बिस्किट हमारे 8-10 तरह के हैं, उसमें एक बिस्किट है मैरी।
तो मैरी काट करके लोगों ने उसके ऊपर मैगी लिख दिया और नीचे लिख दिया शीशा रहित। मैंने कंप्यूटर शॉप पे जाके कोई भी कर सकता है ये काम। तो बोले बाबा जी ने जो है वो मैगी का विरोध किया और बाद में अपनी मैगी उतार दी। पहली बात तो यह है कि मैगी एक ब्रांड है, उसको हम उसको ले नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि मैगी का हमने वैचारिक तौर पर विरोध किया था, क्योंकि हम जितना भी हानिकारक खाद्य पदार्थ हैं उन सब के विरोधी हैं। बहुत डेंजर हो सकता है। आप ही को क्यों विवाद में घसीट लिया जाता है? अभी देखिए ना, नया विवाद हो गया कि सीआईएसएफ से आपको सुरक्षा दी जाएगी, तो लोगों ने कहा आखिर क्यों? ऐसा देखो, पहली बात तो ये है कि सीआईएसएफ से मुझे नहीं, ये पतंजलि फूड पार्क की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा जड़ी बूटियों पर आधारित फूड पार्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड पार्क की योजना थी। ये कोई मोदी जी से शुरू नहीं हुई, ये कांग्रेस के ज़माने से यूपीए की गवर्नमेंट से शुरू थी। तो ये जो सीआईएसएफ वहाँ पर लगाया गया है वो कोई जो है मुफ्त में नहीं लगाया गया, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो हाँ, पतंजलि एयरवेज उसके लिए पेमेंट कर रहा है। तो जब इन्फोसिस में वो लगाया जा सकता है, रिलायंस में लगाया जा सकता है, कि जबकि वहाँ क्या कंडीशंस थी मुझे नहीं पता है। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आई कि वहाँ पर एक बहुत बड़े संघर्ष की स्थिति हुई, एक बहुत बड़ा आदर्श कीर्तिमान स्वदेशी का खड़ा हुआ है। और महात्मा गांधी का वो सपना था चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह का। क्योंकि इस स्वदेशी का संकल्प कोई स्वामी रामदेव मात्र का नहीं है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल कहते थे, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। तो ये इतना बड़ा जो संकल्प था महात्मा गांधी के स्वदेशी के संकल्प को उन्होंने सरकारी सब्सिडियों पर ला करके खड़ा कर दिया था। हमने उसको एक स्वावलंबन दिया। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का काम किया और देश को एक राजनीतिक गुलामी से आज़ादी दिलाई, आर्थिक गुलामी से आज़ादी अभी शेष है, तो उनको राष्ट्रपिता कहा। मैं राष्ट्रपुत्र तो हूँ कम से कम। मुरली मनोहर जोशी ने हाल में कहा कि ऐसे तो गंगा साफ नहीं हो सकती 50 साल तक। आप जो रफ्तार देख रहे हैं, आपका आश्रम यही गंगा जी बहती हैं हरिद्वार से, ऊपर गोमुख से होते हुए आती हैं, आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है? आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं यदि मोदी सरकार के पूरे 1 साल के कार्यकाल को यदि कुछ चंद शब्दों में कहूँ तो यद्यपि आजकल उसका एक ऐड भी बना दिया है मोदी सरकार ने, वर्ष एक शुरुआत अनेक। माने कई दिशाओं से देश को अच्छा बनाने के लिए 2 तरह के सरकार के कार्यक्रम होते हैं। एक देश को आगे बढ़ाने वाले, एक वोट बैंक बनाने वाले। तो अभी तक जो सरकार के कार्यक्रम है वो वोट बैंक के लिए नहीं है, वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। लेकिन गंगा को लेकर आपको लग रहा है शुरुआत हुई है? आपने जितने भी मंत्रियों का नाम आप ले रहे हैं उसमें उमा भारती का नाम तो हुई है, लेकिन अभी इसकी गति और बढ़ाने की आवश्यकता है, तो खुद उमा जी भी मानती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उमा जी के लिए गंगा जी कोई एक राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। मेरे से खुद उन्होंने कहा था कि स्वामी जी मैं गंगा जी का काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे ये सुझाव दिया था कि बहन आप चुनाव लड़ो और आप चुनाव लड़के आप विजयी हो और फिर गंगा जी का ही आप काम करें, और वही सहयोग बना। तो उनके लिए गंगा एक मिशन है। और मुझे लगता है जो नमामि गंगे जो उनकी योजना है उसके साथ उमा भारती जी की आत्मा जुड़ी है, तो ये काम जरूर अंजाम तक पहुंचे। ये जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है, बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में होगा, दिल्ली में खास तौर से जहां प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, आपकी क्या भूमिका है उसमें? देखिए, हमारी भूमिका तो पिछले 2 दशकों से है जी। 20 सालों में योग को हमने जन आंदोलन बनाया। योग को जन आंदोलन बनाना ये छोटी बात नहीं थी। आप किसी भी एक विषय को जन आंदोलन बनाते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को उसमें झोंकना पड़ता है। मैंने करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है पूरे देश भर में, करीब 20 करोड़ लोगों की सभाएं शिविर किए हैं। आगे भी हमारे मिशन बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। 21 जून को भी जहां भी हम रहेंगे योग करेंगे। तो 21 तारीख को क्या होने वाला है कमोवेश उसका खाका सब समझते हैं, लेकिन क्या क्या होने वाला है वो स्वामी जी हमें बताएंगे। प्रार्थना से शुरू करके ओम संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनान से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानान उपासते, अर्थात संकल्पित होकर के एक साथ आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ, हमारे दिल मिले हों, विचार मिले हों और हम एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। 3 एक्सरसाइज जोड़ी गई हैं खड़े होकर के जी। और थोड़ा थोड़ा तो आप भी कर सकेंगे, लेकिन जो कठिन पोस्चर्स होंगे मैं वो अकेला कर लूँगा। तो सबसे पहले उसके अंदर गर्दन की एक्सरसाइज ऐसे रखी गई है कि ऐसे गर्दन को आगे झुकाना, पीछे झुकाना, फिर दाएं और झुकाना, बाएं और झुकाना, और फिर ऐसे गर्दन को गोल घुमाना। ये गर्दन की एक्सरसाइज जोड़ी गई।
और उसके बाद ये कंधों के लिए एक्सरसाइज, थोड़ा पैरों को ऐसे खोल करके और ऐसे पीछे हाथ को ऐसे देखना, और ये कंधों के लिए एक्सरसाइज, फिर ऐसे घुटनों के लिए एक्सरसाइज ऐसे। तो ये 21 तरह के योग को शामिल किया गया है एक प्रोटोकॉल के तौर पर। ये 3 एक्सरसाइज होने के बाद में इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। फिर ये आसन है, इसको ताड़ासन कहते हैं। एड़ियाँ उठ जाती हैं, पूरे हाथों को प्रतान देते हैं, और ये हाथों की स्ट्रेचिंग के लिए, पैरों की पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। इसको ऊर्ध्व ताड़ासन कहा जाता है। तो ऐसे आसन सम्मिलित किए गए जिसको सब कर सकें। तो ये पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के बाद एकाग्रता के लिए और शरीर के, इंद्रियों के, मन के संतुलन के लिए इसको वृक्षासन कहते हैं, ध्रुवासन भी कहते हैं। दोनों हाथ ऐसे ऊपर प्रणाम की मुद्रा में लेकर के चले गए, पूरे हाथ ऊपर सीधे हो गए और एक पैर पर ऐसे बैलेंस बनाया। वृक्षासन के बाद में पश्चिमोत्तानासन, आगे झुक करके और माथा घुटनों से लगा देना, ये अभ्यास है। और इसके बाद में अर्ध चक्रासन। चक्रासन थोड़ा कठिन होता है, तो ऐसे खड़े होकर के श्वास अंदर भर के और पीछे की ओर झुके ऐसे। तो इससे ये स्पाइन कोड के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा स्पाइनल कोड के लिए। अर्ध चक्रासन के बाद एक आसन को सम्मिलित किया गया, उसको त्रिकोण आसन कहते हैं। अर्थात एक ऐसे हाथ को उठाते हैं और दूसरा हाथ नीचे आ जाता है और उस हाथ को ऊपर ऐसे देखते हैं। तो ये साइड की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये 5वां आसन है खड़ा होकर के करने वाले अभ्यासों में। तो ऐसे 5 आसन खड़े होकर के करने वाले सम्मिलित किए गए 21 जून के कार्यक्रम में, जो इसके जो पूरा प्रोटोकॉल है उसमें। ये तो 5 आसन खड़े होकर के होंगे। 5 आसन फिर बैठ करके होते हैं। अभी बैठ जाइए जी। 5 आसन बैठ करके होते हैं। इसको दंडासन कहते हैं, ऐसे बैठने को। यहाँ से शुरुआत होती है किसी भी पोस्चर की। इसमें बैठ करके और फिर ऐसे पैरों को हम मोड़ लेते हैं और मोड़ करके एक अभ्यास करते हैं। ये बहुत सरल है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई ऐसे। और इसमें यदि हम बैठ जाते हैं तो ये भद्रासन हो जाता है। तो ये ऐसे, ये बटरफ्लाई, और इसके बाद में पैरों को मोड़ करके और अर्ध उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन थोड़ा कठिन होता है। अर्ध उष्ट्रासन में ऐसे हम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। तो ये अर्ध उष्ट्रासन, इसको सब कर सकते हैं। ये थायराइड के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। और फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख करके सांस अंदर भरते हैं और हाथों को ऊपर उठा करके फिर श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और माथा जमीन पर टिका देते हैं। तो ये शशक आसन होता है। फिर एक बहुत ही अच्छा पोस्चर है, उसको वक्रासन कहते हैं। ऐसे घूम जाना, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 5 पोस्चर ऐसे बैठ करके किए जाते हैं। 3 आसन उल्टे लेट करके इसमें सम्मिलित किए गए 21 जून के प्रोटोकॉल में। एक है ये मकरासन, जिसमें दोनों हाथ की हथेली नीचे की ओर होती है, माथा हमारा हथेलियों के ऊपर होता है, पैर पीछे से खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर के, एकदम रिलैक्स होते हैं। इसमें दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में होते हैं। और अब ये शुरू होता है भुजंगासन। ये कमर के लिए बहुत अच्छा होता है और सब लोग इसको करें तो कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से दूर रह सकते हैं। और दोनों हाथ फिर जंघाओं के नीचे लगा देते हैं और शलभासन करते हैं। श्वास अंदर भर के दोनों पैरों को उठाते हैं। वैसे जो दोनों को ना उठाएं तो एक को भी उठा सकते हैं। और ये उल्टे लेट के करने के बाद फिर सीधी लेट के करने वाले कुछ खास आसन हैं। और इसमें सबसे जो पहला आसन है वह है कंधरासन, या इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं। टखने के पास दोनों हाथ रख लेते हैं और टखने के पास से पकड़ लेते हैं। श्वास भर के बीच से उठा देते हैं और ऐसे उठा करके थोड़ी देर रखते हैं, फिर नीचे ले आते हैं और एक पवन मुक्त आसन। दोनों पैर मोड़ लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ करके पैर के घुटने छाती से लगाते हैं, सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं घुटनों से। तो ये पवन मुक्त आसन। और फिर अंत में समासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला है जंघों से थोड़ी दूरी पर, और संकल्प पूर्वक पूरे देह को शिथिल कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। ये अनिद्रा के लिए, तनाव के लिए और श्रम के बाद विश्राम के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, बाईं करवट लेते हुए आँखों को खोलते हुए और बैठ जाते हैं। बैठ करके करने वाले बहुत ही सरल सहज योग रखे गए हैं जिसको सब कर सकते हैं। प्राणायाम और ध्यान। तो कपालभाति प्राणायाम जिसको करोड़ों लोग जानते हैं और करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसको समाहित कर लिया है। तो ये कपालभाति,
1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। तो ये पूरी इंटरनल एक्सरसाइज है बॉडी की। कपालभाति के बाद सम्मिलित किया गया अनुलोम विलोम प्राणायाम को सारी नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए और स्ट्रेस फ्री डिजीज फ्री लाइफ के लिए। सबको हेल्थ चाहिए और हेल्थ के साथ सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा में दोनों हाथ हैं, 3 अंगुलियां सीधी है, पहली अंगुली अंगूठे के मूल में लगी हो, बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया। एक हाथ घुटने पर, दूसरा नासिका के ऊपर, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये भी स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। भ्रमर की तरह ध्वनि होती है इसमें, कान अंगूठे से बंद हो जाते हैं, मुख भी बंद होता है और पहले उंगली माथे पर स्थित, 3 उंगली आंखों पर, ओंकार का नाद होता है भ्रमर की तरह। ऐसे इसको 3-5 बार कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर मेडिटेशन जिसमें सांसों पर मन को एकाग्र करके और हम अपने मूल स्वरूप से, अपने मूल प्रकृति से, मूल स्वभाव से जुड़ते हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योगः उच्यते। ऐसे समाहित होकर के ध्यान करना और इसके बाद संकल्प करेंगे सब लोग और फिर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति 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 के साथ कार्यक्रम पूरा होगा। यानी प्रार्थना से शुरुआत हो रही है और ध्यान के साथ पूरा हो रहा है कार्यक्रम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।